अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह आप सब लोग जानते हैं कि आज हमारे कैंप का 33वां दिन है। एक माह से ज़ायद अरसे से DYC के लीडरान के लवाकिन और जिब्री लापता अफराद के लवाकिन इस्लामाबाद में कैंप लगाए बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है। और आज हम रिलीज DYC लीडर्स प्रोटेस्ट के तवस्सुत से एक और पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल मीडिया स्टेट आइडियोलॉजिकल एपरेटस फॉर फ्यूलिंग बलोच जेनोसाइड। और आज के हमारे स्पीकर्स मोअज़्ज़िज़ सहाफ़ी असद अली तूर और हारून बलोच हैं, जो कि डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट एंड जर्नलिस्ट हैं। हम आप लोगों को वेलकम करते हैं। मेरा पहला सवाल असद अली से है। सर, बलूचिस्तान में मुकम्मल मीडिया ब्लैकआउट नाफिज है, जो एक संगीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान मीडिया के लिए नो-गो जोन बन चुका है, जहां रियासत बलोच कौम की नस्ल कुशी में मुलव्वस है। इसकी हालिया मिसाल पूरे बलूचिस्तान में सर्विसेज और इंटरनेट की बंदिश, जहां रोजाना की बुनियाद पर लोगों को जबरी गुमशुदगियों का निशाना बनाया जा रहा है। आप बलूचिस्तान में जारी मीडिया ब्लैकआउट को किस ज़ाविये से देखते हैं? बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट करने का। देखिए, बलूचिस्तान में जो मीडिया का ब्लैकआउट है, मैं इसको दो एंगल से देखता हूँ। एक इसका माशी पहलू है और दूसरा इसका वो पहलू है जो इस रियासत का दबाव है। जो माशी पहलू है, अगर आप उस नज़र से देखें तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के अलावा शायद ही किसी प्रोविंशियल कैपिटल या किसी और शहर को न्यूज़ बुलेटिन में वैसी कवरेज मिलती हो जैसी मिलनी चाहिए। और उसकी वजह यही होती है कि आपकी तमाम मईशत, आपका रेवेन्यू, एड, सब कुछ टीवी चैनल्स का, अखबारात का, वो इन्हीं 3 शहरों से ज़्यादातर जुड़ा हुआ है, तो फिर वो इन्हीं शहरों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन बलूचिस्तान का जो अलमिया है वो सिर्फ माशी नहीं है, वो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी स्टेट है, जो पिछले 75 साल से बलूचिस्तान को एक सिक्योरिटी लेंस से देखती है, बलूचिस्तान को एक मादनियात से मालामाल सूबे के तौर पर तो ज़रूर देखती है, लेकिन बलूचिस्तान में बसने वाले शहरियों को शायद वो उस नज़र से नहीं देखते जिस तरह से बाकी सूबों के शहरियों को शायद वो देखते होंगे। इसीलिए वहाँ पर जिस किस्म की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, तो रियासत भी नहीं चाहती कि बलूचिस्तान के ऊपर रिपोर्ट हो, और इसी वजह से बलूचिस्तान को मेन स्ट्रीम मीडिया में ज़्यादा कवरेज नहीं दी जाती, और जो दी भी जाती है वो वही होती है जो रियासत का अपना बयानिया है बलूचिस्तान के बारे में। तो उस बयानिए को ज़्यादा जो पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें आप कह सकते हैं प्रोपोगेट किया जाता है। तो ये एक बलूचिस्तान का एक दूसरा पहलू है। फिर बलूचिस्तान में बसने वाले जो सहाफ़ी हैं, क्योंकि ऑन एंड ऑफ हमारा उनसे रब्ता रहता है, तो उनसे भी जो कुछ हम सुनते हैं वो बड़ा ही अफसोसनाक होता है। और उसमें दुख ये भी होता है कि शायद हम इस्लामाबाद में रहते हुए हमारे साथ कोई वाक़या पेश आ जाए तो उसके लिए तो फौरी तौर पे आवाज़ उठ जाती है, वो हेडलाइन भी बन जाता है, आलमी सतह पर भी उस पर से मज़म्मतें आ जाती हैं। लेकिन बलूचिस्तान और इस तरह के दीगर जो दूर दराज शहर और कस्बे हैं, वहाँ पर जो सहाफ़ी जितने वल्नरेबल हैं और जिन कंडीशंस में काम करते हैं कि उनको ना सिर्फ रियासत के जबर का सामना होता है बल्कि मिलिटेंट्स के दबाव का भी सामना होता है, और वो दोनों के बीच में एक चक्की में पिस रहे होते हैं, ना खबर कर पा रहे होते हैं, ना अपनी जिंदगियां प्रोटेक्ट कर पा रहे होते हैं। और ये दुख की बात है कि उनके लिए वैसे आवाज़ भी नहीं उठ रही थी जैसे हम सेटल्ड एरिया के शहरों के जो सहाफ़ी हैं उनके लिए उठती है। तो ये बहुत से वजूहात हैं जिस वजह से बलूचिस्तान ब्लैकआउट का शिकार है, लेकिन अल्टीमेटली इसकी जो कैजुअलिटी है वो सच है और वो आम बलूच शहरियों के हकूक़ है। सर, मतलब हम सब जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि बलूचिस्तान वो सूबा है, वो सरजमीन है जो वसाइल से मालामाल है। तो इन वसाइलों के बावजूद वहाँ पे
मीडिया के लिए मुआशी मसाइल क्यों जन्म ले रहे हैं? देखिए उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर आप मीडिया के माशी मसाइल के आए तो वो तो सहाफ़ियों की तनख्वाहें और उनकी जानो माल की सिक्योरिटी है। तो हमारे यहाँ तो जो सेठ कल्चर है वो शायद इन बड़े चंद शहरों में तो सहाफ़ियों को तनख्वाहें दे देते हैं, बाकी जगह पर उनको लगता है कि हमारा प्रेस का कार्ड भी किसी सहाफ़ी के लिए काफ़ी है। और हमारे जो ये चैनल मालकान और अखबारात हैं ये दरअसल इनडायरेक्टली खुद सहाफ़ियों को इनकरेज कर रहे होते हैं कि वो खबर के अलावा दीगर ज़राए से भी पैसे बनाने की कोशिश करें अपने प्रेस के कार्ड को इस्तेमाल करते हुए। तो ये एक बड़ा ही अफसोसनाक पहलू है। और फिर ऐसे में जो सहाफ़ी होते हैं उनको फिर गैर रवायती ज़राए से जिसे कहते हैं अपना वो किचन चलाना होता है। तो ये एक बड़ा एक अलमिया है। और ये मैं वैसे एक चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ कि सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं है, मैं पंजाब में जानता हूँ जो दूर दूर दराज शहरों में कस्बों में साउथ पंजाब में जो जर्नलिस्ट काम करते हैं, अगर आप उनमें से पूछेंगे तो आपको 90% लोग बताएंगे कि उनको उनका इदारा तनख्वाह नहीं देता, अखबारात उनको तनख्वाह नहीं देते। इसी तरह से आप अंदरूनी सिंध में चले जाएंगे तो आपको वहाँ पर सहाफ़ी मिलेंगे जो बताएंगे कि उनको तनख्वाह नहीं मिलती। आप केपी में चले जाएं पेशावर से बाहर तो आपको कम ही सहाफ़ी को शायद मिले जिसको लिखा हो कि उसको तनख्वाह मिलती है। तो एक बड़ा ही अफसोसनाक कल्चर है। और सबसे दुख की बात यह है कि हम सहाफ़ी सबके हकूक़ के लिए बात करते हैं लेकिन हम अपने हकूक़ के लिए बात नहीं कर सकते। और हम लोग एक साइकिल का हिस्सा हैं और इसी साइकिल में एक रियासत के दबाव में इतने दबाव में है कि आप सहाफ़त से ज़्यादा हम रियासत के माउथपीस बन गए। और हालिया दिनों में जो बलूचिस्तान में इंटरनेट की सर्विसेज की बंदिश है, आपको क्या लगता है ये क्यों हो रहा है और किस लिए रियासत ने इंटरनेट बंद किया है? देखिए जो इंटरनेट वाला फैसला है ये आपको एक जिसे कहते हैं ना ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो रियासत का बलूचिस्तान के बारे में आपको मिजाज बताती है कि हमारे लिए बलूच कितनी अहमियत रखते हैं। कि अगर कोई और सूबा होता क्या ये लाहौर में इस तरह एक माह के लिए पंजाब में इंटरनेट बंद कर सकते हैं, क्या ये कराची में बंद कर सकते हैं, इस्लामाबाद में बंद कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर फिर शोर मच जाएगा कि बहुत सी सर्विसेज रुक जाएंगी, फ्रीलांस काम करने वाले रुक जाएंगे, IT कंपनीज के काम रुक जाएगा। लेकिन बलूचिस्तान में भी लोग फ्रीलांस काम तो करते होंगे, इंटरनेट कंपनीज वहाँ पर भी होंगी, लेकिन क्योंकि तो फिर बलूच है तो शायद हमारी रियासत के लिए वो थोड़े कम दर्जे के शहरी हैं, उनके हकूक अगर कहीं ना कहीं हमारी रियासत को लगता है कि वो इंक्रोच कर भी लें तो वो कोई इतना मजायका नहीं है उसमें, वो कोई इतनी प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। तो ये जो एक मिजाज है रियासत का बलूचों को लेकर ये बड़ा अफसोसनाक और परेशान कुन है और उसके नताइज दिन ब दिन बुरे आते जा रहे हैं। और हमें ये सोचना होगा कि हम किस तरह कह रहे हैं। बेशक हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कहने लगे कि ये सिक्योरिटी के लिए सही करते हैं, लेकिन अगर आपको याद हो तो गुज़श्ता हुकूमतों में जब भी मुहर्रम के या दीगर ऐसे जुलूस होते थे तो इंटरनेट उस दिन बंद होता था। लेकिन अब अगर आप देखिए तो गुज़श्ता कुछ 1 से 2 सालों से अब सिर्फ उस रूट के ऊपर इंटरनेट बंद होता है, बाकी पूरा शहर खुला होता है। लेकिन बलूचिस्तान को अगर हम देखें तो हम तो ब्लैंकेट है कि पूरे पूरे सूबे का आपने अक्रॉस द बोर्ड आपने इंटरनेट बंद कर दिया है और कोई ये नहीं है। और फिर दूसरी तरफ आप कहते हैं कि रियासत बड़ी पॉपुलर है वहाँ पर और आपकी बड़ी रियासत की रिट है वहाँ पर। ये कैसी रिट है कि जो आप इंटरनेट देने से बलूचों को देते हैं, आप मोबाइल सर्विस से देते हैं, आप रातों को सोने बंद कर देते हैं, ट्रैवल बंद कर देते हैं, साइरीन को बलूचिस्तान से दूर देते हैं। ये कैसी वो आप कह सकते हैं कि रियासत की बहुत रिट है वहाँ पर बलूचिस्तान पर और रियासत को लगता है कि वो अभी भी बलूचिस्तान में पॉपुलर है, उसका कंट्रोल है। बहुत शुक्रिया सर। मेरा दूसरा सवाल आरून बलोच से है। बलूचिस्तान में रियासती सेंसरशिप वहाँ की इंसानी हकूक की सूरत हाल को छुपा रही है। इस तनाज़ुर में आपके ख्याल में आलमी मीडिया या हाउसेज और सहाफ़ी क्या किरदार अदा कर सकते हैं ताकि दुनिया को बलूच नस्ल कुशी के बारे में बाखबर किया जा सके? थैंक यू सर, आपने क्वेश्चन किया। सेंसरशिप जो है ना, आपको पता है कि वो सिर्फ बलूचिस्तान की हद तक नहीं है, पूरे पाकिस्तान में। असद भी बात कर रहा था कि पाकिस्तान में भी जो
जो सेंसरशिप के इशू हैं, इंटरनेट शटडाउन की इससे पहले बात हो रही थी। तो इंटरनेट शटडाउन डेफिनेटली उसकी एक हिस्ट्री है पाकिस्तान में, और उसको हमेशा लिंक किया जाता रहा है टेररिज्म के साथ। और 2008 उससे भी पहले जो इंटरनेट शटडाउन थे वो होते थे पाकिस्तान के अंदर, और खसूसन जो टारगेट बनते थे एरियाज वो उस वक्त फाटा था, अब तो मर्ज हो गया। और डेफिनेटली बलूचिस्तान में तो इंटरनेट था ही नहीं। लेकिन आज की सूरत हाल में अगर हम देखें तो इंटरनेट शटडाउन वाकई अब जो है ना उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किए जा रहे कि आप ब्लैंकेट उसको इम्प्लीमेंट कर दें कि आपने, जैसे अभी रिसेंटली बलूचिस्तान में हुआ, पंजाब में, सिंध में सूरत हाल नहीं है। सिर्फ कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जैसे आशूरा का जुलूस हो गया, या फिर जश्न आज़ादी हमने अभी इस्लामाबाद में गुजारी है, तो जश्न आज़ादी इस्लामाबाद में भी इंटरनेट शटडाउन कुछ एरियाज में था, इवन जहाँ पर ये बड़ी तकरीब हो रही थी, लेकिन ये बड़ी टारगेटेड है। और अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट समझती है कि उनको मदद मिलती है इस तरह के टारगेटेड इंटरनेट शटडाउन करके, और वेरी टाइम स्पेसिफिक कि थोड़े एरिया में थोड़े टाइम के लिए उन्होंने किया, उसकी कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन है। ठीक है, पाकिस्तान के लॉ में ये चीज़ मौजूद है, जो PTA का एक्ट है उसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है। बट अगेन दैट इज लिंक्ड विद द ऑर्डर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये नहीं कि कोई भी इदारा उठ के उस पर अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दे कि नहीं जी हमें इंटरनेट शटडाउन करना है, जैसे अभी इस ख्वाहिश का इजहार बलूचिस्तान में किया गया है। और जो हालात और जिस किस्म की सेंसरशिप इंटरनेट के हवाले से बलूचिस्तान में हो रही है, दैट इज टोटली डिफरेंट। क्यों? इट्स नाउ अ ब्लैंकेट बैन, और बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया कि सिक्योरिटी की वजह से। और टाइम पीरियड जो भी उन्होंने 7 अगस्त से लेकर 31 अगस्त का उन्होंने कहा है, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी अगर उन्होंने ये नैरेटिव दिया है कि सिक्योरिटी की वजह से उन्होंने ये ब्लैंकेट इंटरनेट शटडाउन किया है, तो क्या 23 दिनों में या 22 दिनों में सिक्योरिटी की सिचुएशन बलूचिस्तान में हल हो जाएगी? मेरा नहीं ख्याल। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट के जहन में यही है, रियासत के जहन में ये है कि इसको हम प्रोलॉन्ग करेंगे, वक्तन फ़वक्तन ये ब्लैंकेट जो बैन है इसको एक्सटेंड करते जाएंगे। लेकिन इस सारे तनाजुर में हम देखें ना, जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है सेंसरशिप के तनाजुर में, वो डेफिनेटली मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया तो वैसे ही बलूचिस्तान में डेड है, उनको कुछ स्पेस ही नहीं है। कंट्रोल्ड है सारा मीडिया पूरे पाकिस्तान में, लेकिन कुछ आवाज़ें हैं जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करती हैं, जैसे असद है। ठीक है, असद वन ऑफ द जर्नलिस्ट जो कि बलूचिस्तान के इशूज़ के ऊपर बात करता है और अपने प्लेटफॉर्म को यूज़ करता है। ऐसे कुछ और सहाफ़ी भी हैं। अभी रिसेंटली 1-2 और प्लेटफॉर्म लोकल हैं जो बलूचिस्तान में बड़ा अच्छा काम करें, जैसे नाम लेना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि फिर टारगेटिंग होनी शुरू हो जाती है। तो उनकी रीच भी अच्छी है, लोकल ऑडियंस की जो नीड्स हैं उसको केटर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है उसको भी किसी हद तक मैनेज करने की कोशिश करते हैं। यही स्पेस है बलूचिस्तान के हवाले से इंफॉर्मेशन न्यूज़ के लिए या जो क्रिटिकल इश्यूज के ऊपर बात करने के लिए, यही थोड़ी सी स्पेस है। उससे खौफजदा होकर ये सेंसरशिप जो है इम्पोज की गई है बलूचिस्तान के अंदर, ताकि ये जो चंद आवाज़ें हैं ये भी इंगेज ना कर पाएँ। रही बात कि जर्नलिस्ट या सिविल सोसाइटी या ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस या ग्लोबल मीडिया पाकिस्तान का वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है बलूचिस्तान के इश्यूज़ को हाईलाइट करने में, तो डेफिनेटली उनका एक बड़ा कलीदी किरदार है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जितने भी इंटरनेशनल मीडिया है, उनकी आउटलेट्स जैसे BBC वगैरह हो गए या DW या और दीगर जो इदारे, तो वक्तन फ़वक्तन बात करते रहते। इवन कि उन हालात में भी उन्होंने बात की है पाकिस्तान के अंदर जब बिल्कुल भी बात करने की इजाज़त नहीं होती, तो फिर भी बात करते, और इसकी उनको खमियाजा भी भुगतना पड़ा है। वॉइस ऑफ अमेरिका जो उर्दू प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में एक लंबे अर्से तक बन रहा है, वक्तन फ़वक्तन कुछ और प्लेटफॉर्म्स को भी वो ऑफर कर देते हैं। तो ये उनका जो किरदार है ना वो किसी हद तक अदा करते रहते हैं। लेकिन आप कहें कि हम सेटिस्फाइड हैं, इज इट फुलफिलिंग, तो डेफिनेटली इट्स नॉट फुलफिलिंग, क्योंकि मेन जो किरदार बनता है वो मेन स्ट्रीम मीडिया का बनता है कि वो अपना किरदार अदा करे। अनफॉर्चुनेटली इट्स ऑल कंट्रोल्ड। पूरे पाकिस्तान के हवाले से भी और खसूसन बलूचिस्तान के हवाले से मुकम्मल कंट्रोल है, और रियासत नहीं चाहती कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कवर करे बलूचिस्तान के इशू से। और आज से नहीं, मैं 2006 से जर्नलिज्म में, और 2006 से उस वक्त भी जब पूरे पाकिस्तान का मैं प्रोग्राम किया करता था उस वक्त TV पे रिपोर्टर्स के नाम से, तो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट होते थे पूरे पाकिस्तान में।
ہم ہر طرح کی خبر پورے پاکستان سے دے سکتے تھے, لیکن بلوچستان کے حوالے سے ہمارے جو رپورٹر تھے ارشاد مستوی سے, وہ کھل کے بات نہیں کر سکتے. اور پھر لیکن پھر بھی وہ بات کرتے تھے کسی حد تک, لیکن بعد میں ان کی بات کرنے کا ان کو نتائج بھگتنے پڑے, بیچارے کی جان چلی گئی. تو اتنے برے حالات ہیں کہ جو تھوڑی بہت اسپیس استعمال کر کے بات کرنے کی یا ایشوز بلوچستان کے حوالے سے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو الٹیمیٹلی پھر اس کو پتہ ہونا چاہیے سر کیا فیوچر ہو سکتا ہے. جب اس قسم کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں نا جرنلسٹ کے ساتھ, جو ہم کہتے ہیں کہ کرائم ود امپیونٹی اگینسٹ جرنلسٹ, جب وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ایک صحافی کو زن پہنچتی ہے, تو پھر الٹیمیٹلی جو باقی صحافی ہیں یا پھر عام لوگ جو سوشل میڈیا یوز کر کے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے اندر ایک خوف کی فضا آ جاتی ہے. جب وہ خوف آ جاتا ہے تو لوگ خود ہی سیلف سینسرشپ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اینڈ سیلف سینسرشپ از دی ورسٹ فارم آف سینسرشپ. ان حالات میں مطلب جو صحافی ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں بلوچ جو نسل کشی ہے اس کے حوالے سے دنیا کو آگاہ کرنے میں؟ دیکھیے, جو اسپیس پاکستان میں رہ گئی اس میں تو صحافی اپنی جان, اس کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے. تو کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کے لیے بھی سب سے پہلا جو پہلی چیز ہے نا وہ یہ کہ اپنی جان کو پہلے بچائیں. کہ ایک دن کے لیے اگر آپ زندہ رہ گئے تو پھر آپ کی موومنٹ چلتی رہے گی, لیکن یہ کہ ان حالات میں بہت دبے الفاظ میں بٹوین دا لائنز بات کرنی پڑتی ہے. لیکن اور بھی بہت سارے ایسے طریقے ہیں جن کے ذریعے بات کی جا سکتی ہے. فار ایگزامپل بہت سارے ایسے گلوبل انسٹیٹیوشنز ہیں جن کو انگیج کیا جا سکتا ہے. UN ہیومن رائٹس کونسل ہے. صحافی کا کام صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے مائک پکڑا یا آپ نے قلم پکڑا اور آپ نے جو دل میں آیا کہہ دیا. آپ کے پاس فیکٹس ہیں, آپ ان کو اکٹھا کریں, مانیٹرنگ کریں, فیکٹس اکٹھے کریں. آپ جو اس طرح کے پلیٹ فارمز ہیں جیسے ICCPR پاکستان نے ایک انسٹرومنٹ ہے, اس کو سائن بھی کر رکھا ہے, ریٹیفائی بھی کر رکھا ہے, پاکستان کو رپورٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے. اس کے اندر پورا ایک آرٹیکل ہے, آرٹیکل 19, جس کے نیچے پوری اس طرح کی رپورٹنگ ہو سکتی ہے کہ آپ UN کو بتائیں کہ یہ ایشوز ہیں وہاں پر, اور صحافیوں کا ایک کردار وہاں پہ بنتا ہے کہ آپ وہاں پر ان انسٹیٹیوشن کو, اس انسٹرومنٹ کو یوز کریں. پھر اسپیشل ریپورٹرز ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کے, ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کے اسپیشل ریپورٹرز ہیں, ان کو یہ چیزیں بھیجنی چاہیے, ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہونی چاہیے. پھر UN اسپیس دیتا ہے کہ آپ وہاں پر جائیں اور وہاں پر جا کر آپ سائڈ ایونٹس کنڈکٹ کریں, اور وہاں پر انٹرنیشنل, وہاں پر گلوبل آڈینس بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ ان کو انگیج کرنا بہت ضروری ہے. تاکہ یہ پاکستان اگر ہم دیکھیں گے تو آئسولیٹڈ ہم نہیں رہ سکتے اس دنیا میں, ہم کنیکٹڈ ہے پوری دنیا کے جو UN کا ایک اسٹرکچر بنا ہوا ہے اس کے اندر. تو بہت ساری جگہوں پر ایز اے ریاست پاکستان کو رسپانسبل ٹھہرایا جا سکتا ہے, اور وہاں پر وہ ماننی بھی پڑتی ہے, کیونکہ ان بہت سارے انسٹرومنٹس کی وجہ سے پاکستان بہت سارا فائدہ بھی اٹھاتا ہے. تو جہاں پر اس قسم کی اپرچونیٹیز موجود ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہمیں نہیں معلوم کہ یار ہم ان کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے. تو مانیٹرنگ کریں, صحافی مانیٹرنگ کر کے رپورٹنگ کر سکتا ہے, اور وہ بھی رپورٹنگ کے پلیٹ فارمز ہیں. تو گلوبل میڈیا کے ساتھ اور بھی بہت سارے انویسٹیگیٹر. اچھا, ایک اور بڑا امپورٹنٹ ہے, اگر اس قسم کی سینسرشپ ہے نا, تو اگر صحافی سمجھتا ہے کہ میرا صرف کام اتنا ہی ہے کہ میں نے صرف رپورٹ کرنا ہے, اور اخبار کے لیے کرنا ہے, یا اپنے چینل کے لیے کرنا ہے, یا اپنے پلیٹ فارم کے لیے کرنا ہے, تو ضروری نہیں ہے اپنے نام کے ساتھ کریں. انونیمٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ آپ انونیمائز ہو جائیں, آپ کو جان کے خطرہ ہے تو آپ اپنا کردار ادا کرتے ہیں, لیکن ضروری نہیں اپنی شناخت نہ بدلیں. تو یہ بھی پاسبلٹی ہے, اس طرح کے طریقوں سے آپ رپورٹنگ کر سکتے ہیں. تو یو ہیو ٹو فگر آؤٹ کہ کون سے ڈفرینٹ ویز ہو سکتے ہیں جس میں آپ اپنی ذمہ داری بھی پوری کریں, اور آپ کو جو خطرات ہیں اس سے بھی آپ اس کو بائی پاس کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. ہمارا تیسرا سوال اسد صاحب سے ہے. سر, میڈیا بلیک آؤٹ کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مسئلہ ریاست کی ڈس انفارمیشن مہم ہے, جہاں ایک پوری مشینری صرف اس لیے استعمال کی جا رہی ہے تاکہ بلوچ سیاسی مزاحمت کو دبایا جا سکے, یا میڈیا میں ریاستی بیانیے کے مطابق توڑ مروڑ کے پیش کیے جاتے ہیں.
آپ ریاست کی اس ڈس انفارمیشن مہم کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پاکستانی ریاست پچھلے 78 سال سے ہمیشہ سے اپنے بیانیے کو پرموٹ کرنے کے لیے مختلف انداز میں مختلف شکلیں بدل کے آتی رہی۔ 16 دسمبر کی صبح جو اخبار کی سرخی تھی وہ یہ تھی کہ ہم خون کے آخری قطرے تک ہتھیار نہیں پھینکیں گے اور آخری سولجر تک لڑیں گے، اور جس وقت یہ اخبار میں سرخی لگ رہی تھی اس وقت تک ہم ڈھاکہ میں ہتھیار ڈال چکے تھے۔ اسی طرح سے اور بھی گزشتہ کئی سالوں میں اگر ہم نے دیکھا تو پہلے ایک 5th جنریشن وار کے نام پر ہماری ریاست نے بہت سے ویریئر تیار کیے، اور وہ اس وقت ریاست کے ہیرو تھے۔ اس وقت کے آرمی چیف شیو کرتے ہوئے ان کے ویلاگز دیکھا کرتے تھے، اور پھر بعد میں انہی 5th جنریشن کے ویریئرز کو اسی ریاست نے پھر کہا کہ یہ تو فیک نیوز والے ہیں، اور پھر ان کے خلاف نئے ویریئر کھڑے کیے۔ تو یہ میرے لیے کوئی بھی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ پاکستانی ریاست کی یہ پالیسی ہے۔ جہاں تک تعلق رہ گیا بلوچستان اسپیسیفک، تو میں دیکھ رہا ہوں کچھ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز لانچ ہوئے ہیں، میں جان کے ان کا نام نہیں لے رہا کیونکہ میں ان کا نام لے کر ان کو اہمیت نہیں دینا چاہتا، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی ایسے ڈسکریڈیٹڈ پلیٹ فارمز کی ویڈیوز کو رسپانس نہیں دینا چاہیے، ٹویٹر کے اوپر اس کو شیئر کر کے کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ انہی پلیٹ فارمز کی پروموشن کا باعث بن جاتے ہیں۔ میرا ایک ذاتی اصول ہے، میں ٹویٹر پہ اور یوٹیوب پر اپنے بارے میں ہوئی ویڈیو نہیں دیکھتا۔ کوئی مجھے بھیج بھی دے میں نہیں دیکھتا، کوئی ٹویٹ کبھی بھیج کے بتا دے کہ تمہارے بارے میں فلاں چیز لکھی ہے تو تب کبھی کبھار نظر پڑتی ہے، ورنہ میں نہیں دیکھتا۔ اور اس میں بھی میں نے ایک اصول رکھا ہوا ہے، صرف اس کو جواب دیتا ہوں جس کی فالوئنگ مجھ سے زیادہ ہے، ورنہ میں جواب بھی نہیں دیتا۔ تو آپ لوگ بھی ایسے پلیٹ فارمز سے ہراساں ہونے کی بجائے، ان کو رسپونڈ کرنے کی بجائے ان کو بے وقت کر کے مار سکتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ ان کو رسپونڈ کرتے رہیں گے ان پلیٹ فارمز کی جسٹیفیکیشن ان کے سرپرستوں کی نظر میں رہے گی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پلیٹ فارمز کہیں نہ کہیں ان کو تنگ کر رہے ہیں، تو اسی لیے یہ اس پر ریئیکٹ کر رہے ہیں یا چیخ رہے ہیں یا یہ بول رہے ہیں۔ تو میرا یہ مشورہ ہوگا کہ آپ لوگ اگر ان کو جواب دینا بند کر دیں گے، ان ویڈیوز کو دیکھنا بند کر دیں گے اور ان ویڈیوز کے کلپس نکال کے کہ یہ دیکھو ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے تھے، یہ ہمارے بارے میں وائلنس کے لیے اکسا رہے تھے، ان کو اکسانے دیں، ان کو کوئی دیکھ رہا ہی نہیں تو کس نے ان کے کہنے پہ اکسایا جانا۔ آپ شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے 10 لوگ آپ کے فالوورز میں ضرور دیکھ لیں کہ یہ بھی کوئی پلیٹ فارم ہے، تو اتنا اہمیت ہی مت دیں ایسے پلیٹ فارم۔ سر مطلب ان پلیٹ فارمز پہ جو پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے، لیکن حقیقت اس سے پرے ہے کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے ان سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں اگر ایسے پلیٹ فارم سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں تو اب تک ہماری ریاست بہت مقبول ہوتی بلوچستان میں۔ ہم نے ایسے بہت سے پلیٹ فارم دیکھے ہیں، کوئی اس ملک میں آزادی بیچ رہا ہے، ابھی ادھر اسلام آباد سے ہی، پھر ان کو بحریہ ٹاؤن کی جائیدادیں دلوائی جا رہی ہیں ان کے مالکان کو، اور وہ مالک کون ہے کوئی نہیں جانتا، کہاں سے ہے، کس طرح وہ ایمرج ہوا، ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس کو ٹھیکہ دیا گیا تھا ایک پلیٹ فارم کا، وہ اس نے لانچ کر دیا، اور اس پلیٹ فارم کا کیا امپیکٹ ہے؟ کوئی امپیکٹ نہیں۔ تو میں پھر کہوں گا کہ لوگ ایسے پلیٹ فارم سے نہیں متاثر ہوتے ان کی رائے سے، بلکہ لوگ پہلے دن مارک کر لیتے ہیں کہ یار یہ تو لگتا ہے اس طرف سے آیا ہے، اور جب ان کو یہ لوگوں کسی کے بارے میں ڈاؤٹ ہو جائے کہ یہ اس طرف سے آیا ہے، یقین رکھیے اس کی ساتھ اسی دن ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے جو ورڈ کا امپیکٹ ہوتا ہے وہ بھی اسی دن ختم ہو جاتا ہے۔ تو کبھی بھی آپ لوگوں کو نہیں یہ سوچنا چاہیے کہ بلوچستان کے بارے میں لوگ ایسے پلیٹ فارمز کو دیکھ کر اپنی رائے قائم کریں گے۔ بلوچستان کی ایک تاریخ ہے 78 سال کی، بلوچستان میں لوگ جانتے ہیں کیا کچھ ہوا ہے، اور پہلی دفعہ پنجاب میں
वो उतना तो नहीं हो रहा जितना बलूचिस्तान में हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ टिप ऑफ द आइसबर्ग पंजाब में आई है। तो पंजाब के लोगों में एक रियलाइजेशन है कि ये जो बलोच आज तक हम उनको इतना संजीदा नहीं लेते थे, जो कुछ वो इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियां बयान करते थे, तो इसका मतलब है वहां पर होता रहा। तो उसके बाद तो अगर आप सोचेंगे कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आप लोगों को डिस्क्रेडिट कर सकता है या आपकी जद्दोजहद को या आप लोगों के जो ग्रीवेंसेस हैं उसको वो कमजोर कर सकता है, तो ये आप लोगों को कभी भी इस गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। और जो ये कर रहे हैं उनको बेशक आप इस खुदफरेबी का शिकार रहने दें कि वो शायद कोई बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, एक चेंज का बायस बन रहे हैं और जो स्ट्रगल को शायद वो कमजोर करने का बायस बन रहे हैं। हमारा अगला सवाल हारून बलूच से है। बलूचिस्तान में मीडिया ब्लैकआउट और डिसइंफॉर्मेशन मुहिम के बावजूद आलमी मीडिया और इंसानी हुकूक की तंजीमें इस सूरत हाल को दुनिया के सामने में लाने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? जो सहाफ़ी हैं वो कौन से मौसर तरीके अपना सकते हैं ताकि वहाँ की असल सूरत हाल को गैर जानिबदाराना तौर पर रिपोर्ट किया जा सके? आई थिंक इस पर हमने पहले बात कर ली है, लेकिन मैं जो सब बात कर रहा था उससे एग्री भी करूंगा कि जिस किस्म के प्लेटफॉर्म है जो डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं और डेफिनेटली उनको कंस्ट्रक्ट किया गया है, उनको एक टास्क दिया गया है, उस टास्क के तहत वो काम कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको बिल्कुल भी इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए और स्पेशली उनको कम अज़ कम उनका नाम लेके तो बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिसएग्री भी करूँगा कि जो वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो नैरेटिव बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उसका इफेक्ट है। उसका इफेक्ट मैं नहीं समझता हूँ कि इतना लार्ज स्केल है, लेकिन कम अज़ कम इस हद तक ज़रूर है कि वो पंजाब में रहने वाले, जहाँ पे पहले ही एक सेंटीमेंट है एंटी बलोच होगा, क्योंकि मेरे ख्याल में एक डिसइंफॉर्मेशन के ऊपर मबनी है, ये प्लेटफॉर्म उसको स्ट्रेंथन कर रहा है। उसका नुकसान मेरे ख्याल में ये हो रहा है कि जो पंजाब में आपको पता है बड़ा सूबा है, एजुकेशन के लिहाज से भी ज़्यादा आपको पता है वहाँ पर लिटरेसी रेट है, और फिर इकोनॉमिक प्राइस भी वहाँ पर जो लोगों की पावर परचेजिंग पैरिटी है वो अच्छी है। ये लोग डिसीजन मेकिंग में बड़ा मैटर करते हैं, और अगर इनको इस तरीके से वर्गलाया जाता रहा इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए, तो एक बड़ी अपोजिशन खड़ी होती है पंजाब से या और दीगर सूबों से बलूचिस्तान में रहने वालों के खिलाफ। बलूचिस्तान में रहने वाले और ख़ुसूसन इस किस्म की मूवमेंट, जैसे आप राइट्स बेस्ड मूवमेंट को चला रहे हैं, उनका अपना नैरेटिव है, ये लोग उसको डिस्क्रेडिट करने में फिर अपना किरदार अदा करते हैं। और इंटरनेट की पेनिट्रेशन को देखते हुए पंजाब में वो बहुत ज़्यादा हाई है बलूचिस्तान की निस्बत। बलूचिस्तान में तो डायरेक्ट चल ही नहीं रहा ना बिल्कुल, लेकिन पंजाब में तो चल रहा है, और पंजाब में वैसे भी जो पॉपुलेशन और इंटरनेट पेनिट्रेशन है वो ज़्यादा है, तो मैटर करता है ये जो नैरेटिव देने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसको काउंटर करने का तरीका है, उसको काउंटर करने का तरीका ये है कि मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेके आई जाए, नई इन्फॉर्मेशन लेके आई, क्योंकि प्रोपेगेंडा नैरेटिव की गेम में आपको हमेशा मज़ीद इन्फॉर्मेशन, मोर इन्फॉर्मेशन you need to require so that you can unveil the truth. Truth पूरा न स्टेट बताती है और ना दूसरी तरफ से जो पार्टी है वो भी पूरी तरीके से बात कर पाती है। अगर वो करती भी है तो जिस तरीके से नैरेटिव दिया जा रहा है स्टेट की तरफ से, आई थिंक वो बहुत इरेलेवेंट हो जाता है, और ख़ुसूसन पंजाब, इस्लामाबाद और इन बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर अगर जब जो पॉलिसी मेकर हैं, जो डिसीजन मेकर हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको ये प्लेटफॉर्म इतना ज़्यादा मिसगाइड कर रहे हैं, तो इन लोगों के लिए जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके लिए अल्टरनेट इन्फॉर्मेशन और मोर इन्फॉर्मेशन, फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि एसोसिएट करते हैं आपकी तहरीक के साथ, या कम अज़ कम वो फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग करते हैं, उनका किरदार बनता है कि वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन को क्यूरेट करते हैं, किस तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं, और कौन से ऐसे पहलू हैं जिनके ऊपर बात पहले नहीं हुई, उसको किस, क्योंकि आवाम की ऑडियंस और उसकी साइकोलॉजी को समझना, ऑडियंस की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है।
ऑडियंस अगर स्टिक करती है किसी इंफॉर्मेशन के ऊपर तो उसकी प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। प्रेजेंटेशन फैक्ट के साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो देखने वाला मीडिया से तो आप जितना इफेक्टिवली और थोड़े वक्त में लोगों को मोर इन्फॉर्मेशन देंगे, फैक्ट्स देंगे, तो ही इस किस्म के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके बैकिंग है, सपोर्ट है, जिनके पास स्टेट पैसा भी लगा रही है, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स की भी कमी नहीं, और वो कितना इफेक्टिवली वो मीडिया पे कंटेंट की क्यूरेशन कर रहे हैं, प्रोपगेशन कर रहे हैं। ऑडियंस देखिए उनकी मिलियंस में, और उनकी अगर लाइफ देखी जाए तो वो आई थिंक फ्यू मंथ्स है। तो अगर इतनी ऑडियंस उनके पास है तो दैट मीन्स कि जो मैसेज जा रहा है तो वो कंज्यूम भी होगी, और जो कंज्यूम हो रहा है तो दैट मीन्स कि उसकी इफेक्टिवनेस कहीं ना कहीं है। अब उसको काउंटर करने के लिए फिर है कि आप उस काउंटर स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी कि किस तरीके से आप मजीद इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं और कैसे प्रेजेंट करते हैं। बहुत शुक्रिया। हम आप दोनों की बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने पॉडकास्ट को ज्वाइन किया और बहुत अच्छे तरीके से लोगों को इन्फॉर्म करने की कोशिश की। जो हालात हैं बलूचिस्तान में या इंटरनेट की बंदिश है, हमने अभी भी देखा है कि वहाँ पे लोगों को बड़ी तेजी से जिब्री गुमशुदा किया जा रहा है, और फीमेल्स को भी अभी जिब्री गुमशुदगी का निशाना बनाया जा रहा है, जो बहुत ही खतरनाक तरीकाकार है। और हमने भी बचपन से देखा है बलूचिस्तान में, चूंकि मैं कुछदार से ताल्लुक रखती हूँ, वहाँ पे भी हमने देखा है कि किस तरह सहाफियों को मारा गया, टीचर्स को मारा गया, या के मशके में भी सहाफी को मारा गया। बहुत से ऐसे सहाफी हैं बलोच जिन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की मगर उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। इस तरह से या अभी जो सोशल मीडिया है वो एक मजबूत आवाज है बलोच कौम की, क्योंकि वहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई किरदार नहीं है, कोई भी न्यूज रिपोर्ट नहीं होती। यहाँ इस्लामाबाद में किसी एक्टर की जूती गुम हो जाती है, ये न्यूज तो आती है, लेकिन बलूचिस्तान में हजारों लाशें फेंकी जाती हैं, उसका न्यूज नहीं आता। तो सोशल मीडिया के जरिए हम जैसे फैमिलीज या के दूसरे जो लोग हैं या सहाफी या दुनिया में सुन रही थी, तो वजह सोशल मीडिया थी, लेकिन अभी उसे भी बंद किया गया है बलूचिस्तान में, ताकि रियासत आराम से बलूच नस्ल कुशी को जारी रख सके। और इसके खिलाफ शायद जब तक हम बलोच जिंदा हैं या हम जैसे बहने इन सब के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और अभी भी आप लोग जानते होंगे कि बलूचिस्तान में हालात इंतहाई संगीन हैं, वहां पर किसी को प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं है, और मजबूरन हम इस्लामाबाद आए हैं। एक माह से ज्यादा अरसे से हम यहाँ पे बैठे हैं कि वहाँ पे मीडिया ब्लैकआउट है, वहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं है। तो शायद यहाँ पे हमें कोई सुनने वाला हो, लेकिन अफसोस के बलोच को कहीं से भी कोई सुनने वाला नहीं है। हम आप लोगों की शुक्रगुजार हैं।